हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे सदिश बीज गणित। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, वेक्टर अलजेब्रा जिसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों। इसी से रिलेटेड एक और आगे चैप्टर आएगा जिसको कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहां से अगर आप ये कंप्लीट करोगे तो उसके साथ साथ में आगे जब बढ़ोगे तो त्रिविमीय ज्यामिति जो चैप्टर मिलेगा वो भी आपको बिल्कुल एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा नया तो कह सकते हैं, लेकिन आपने फिजिक्स में नाम इसको जरूर सुना होगा कि सदिश सदिश भी कुछ होता है, ऐसा आपने फिजिक्स में सुना होगा। भौतिक विज्ञान में बताया गया होगा कि सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परमाणु और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, जबकि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर किसी भी वस्तु पर बल लगा दिया जाए तो बल लगाने से क्या होगा, बल की कोई निश्चित रूप से दिशा जरूर होगी कि बल किधर लगाओगे। बल लगाने पर जैसे कोई अगर यहाँ पर एक बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर अगर हम बल लगाएं तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर बल लगा रहे तो अंदर की ओर उसकी दिशा हो जाएगी। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण का मतलब कितना इस पर बल लगाया, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन कितना बल लगाया, वो उसका परिमाण कहलाता है। 2 न्यूटन क्या है, 2 संख्या जो है वो क्या है, उसका परिमाण है। और किस दिशा में लगाया, अंदर की ओर लगा रहे हो या बाहर की ओर लगा रहे हो, किधर लगा रहे हो, वो उसकी दिशा है। तो परिमाण और दिशा अगर दोनों होती हैं तो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां। इसीलिए बल को हम सदिश राशि कहते हैं। बच्चों अगर बात करें त्वरण की, वेग की, संवेग की, ये सभी राशियां सदिश राशियों के उदाहरण हैं, ठीक है। और अगर अदिश राशियों की बात करें, अदिश राशियों के लिए हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जैसे द्रव्यमान की बात कर लें। द्रव्यमान की बच्चों यहां पर अगर आपसे कोई ये कहता है कि 4 किलोग्राम आलू ला दो, आप बाजार से जाओ 4 किलोग्राम आलू लाओ भाई, तो भाई 4 किलोग्राम आलू लाने के लिए आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 4 किलोग्राम आलू पूरब से ले आओ या पश्चिम से ले आओ या उत्तर से ले आओ या दक्षिण से ले आओ, कहां से ले आओ, ये आपसे नहीं कहा जाएगा। 4 किलोग्राम आलू लाना है तो उसकी केवल परिमाण की जरूरत है। वहां पर चार जो शब्द है ना, 4 अक्षर है जो, उसको क्या कहते हैं, उसका परिमाण कहते हैं। वहां दिशा की आवश्यकता नहीं, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। इसी प्रकार दूरी भी कह सकते हो, दूरी भी अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है, जैसे कितनी दूरी चले, 4 किलोमीटर दूरी चले भाई, 4 किलोमीटर दूरी किस दिशा में चले, अगर दिशा भी साथ में दी जाए तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन। दूरी के साथ साथ अगर दिशा भी ज्ञान हो, दिशा का ज्ञान हो, तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। दूरी और विस्थापन में इतना ही अंतर है। दूरी आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन आपका सदिश राशि है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। यहां पर बच्चों हम अगर गणित की बात करें, यहां पर आज जो गणित पढ़ रहे हैं सदिश बीज गणित, तो उसमें अगर ये सदिश की बात करें तो बच्चों यहां पर सदिश किसी अंतरिक्ष में मतलब 3D की बात करेंगे हम, 2D की नहीं, 3D की। यहां पर इसी से, जैसा कि हमने बताया, इसी से रिलेटेड आगे आपका चैप्टर है जिसको कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। वहां पर 3 विमाओं से संबंधित है, तो यहां भी 3 विमाओं से ही संबंधित आपको ज्यामिति पढ़नी है। इसी में ये कह सकते हैं त्रिविमीय ज्यामिति का ही ये पार्ट है। बच्चों बात करें अगर सदिश की, तो सदिश को हम ऐसे कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जिसमें हम लोग हैं, उसी में ये हमारा बोर्ड है। इस बोर्ड पर कोई हम इस प्रकार से ये आपकी एक रेखा खींच दें, ये रेखा खींच दें, तो बच्चों इसकी कोई लंबाई तो है नहीं, अनंत लंबाई की रेखा होती है। इसमें अगर यहां पर एक दिशा दे दे कि भाई इधर से इधर इसकी दिशा है बच्चों, है ना, ये इसकी दिशा हो गई, तो अभी भी इसमें दिशा तो पता हो गई, लेकिन इसका परिमाण पता नहीं है, इसलिए अभी भी इसको हम अदिश राशि ही कहेंगे, सदिश नहीं है।
अगर एक दूसरी और कोई रेखा खींच लें, मान लो यहां पर इसकी दिशा हमने इधर दे दी, ये तीर का निशान उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है ना, ये इसकी दिशा है, ये इसकी दिशा ये है। अगर बच्चों हम ये कहें कि कोई एक आपकी ये किरण है, किरण कह सकते हो या कोई रेखा कह सकते हो, इस पर कोई दो बिंदु ले लें ए और बी, तो इस ए बी को हम रेखा खंड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रेखा खंड कहेंगे। और रेखा खंड में अगर इसको ऐसे एरो लगा दें, ए से बी की ओर एरो लगा दें, तो ये ए बी आपका, ये ए बी एक दृष्ट रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भी दृष्ट रेखा है, क्योंकि इसने भी, इसकी भी तो दृष्टि तो है, दृष्टि का मतलब इसकी दिशा तो है, इसकी भी दिशा है, इसकी भी दिशा है और इसकी भी दिशा है, लेकिन इसकी दिशा के साथ साथ इसमें खंड बना लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेखा का दृष्ट रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृष्ट रेखा खंड कहते हैं। इसको दृष्ट रेखा कहते हैं, इसको भी दृष्ट रेखा कहेंगे। ये भी दृष्ट रेखा है, ये भी दृष्ट रेखा है और ये दृष्ट रेखा खंड है। मतलब यहां पर इसकी लंबाई अब निश्चित कर दी गई। इसकी लंबाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है ना। तो अगर ए से बी की दूरी मापी जाए तो कुछ ना कुछ माप निकलेगी। इस माप को उसका परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण। कितनी सेंटीमीटर है, कितनी मिलीमीटर है, कितनी मीटर है, कुछ ना कुछ तो होगी। तो जो भी इसकी माप होगी वो उसका परिमाण कहलाती है। और ये परिमाण हो गया और ये इसकी दिशा हो गई कि ए से बी की ओर इसकी दिशा है। बच्चों इसको प्रदर्शित करने के लिए ए से बी की ओर ए बी लिखने के बाद एक वेक्टर का निशान लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं ए बी वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? ए बी वेक्टर। यहां पर ये शो हो रहा है कि इसकी दिशा ए से बी की ओर है। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है? तो ये प्रदर्शित हो रहा है कि वेक्टर ए बी की दिशा जो ए से बी की ओर है, किधर है? ए से बी की ओर इसकी दिशा है। और परिमाण जो है इसका, वो यहां से यहां तक, इसके परिमाण को इस प्रकार लिखा जाएगा। मॉड में लगा दे, मॉड में परिमाण को मॉड से लिखते हैं, मॉड ए बी। या अगर हम ये कहें कि ए से बी तक ये टोटल ए है ना, इसको हम यहां पर माप लिया हमने, मापांक इसका कितना आ गया? ए। तो इसको हम मॉड ऑफ ए इस प्रकार लिखते हैं। करेक्ट है बच्चों? बात समझ में आई? तो हमने ये देखा कि किसी भी किरण को अगर कोई दो बिंदुओं पर फिक्स कर दें तो ये आपका एक दृष्ट रेखा खंड कहलाएगा। और ये दृष्ट रेखा खंड की दिशा किधर है? ए से बी की ओर है, इसलिए इसको हम सदिश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको सदिश पढ़ते हैं। और इस ए से बी की ओर जो इसकी दिशा है वो उसको तीर से प्रदर्शित कर देते हैं। ए से बी की ओर इसकी दिशा है और ये इसका मापांक कहलाता है, मतलब परिमाण कहलाता है। और यदि परिमाण ए से डिनोट कर लिया जाए तो इसको मॉड ए लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों? बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे की बात यह है, इसमें क्या क्या मिल गया हमें? इसमें दिशा भी मिल गई और इसमें परिमाण भी मिल गया। जब दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सदिश। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे, इसी को वेक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों? बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगला पॉइंट हमारा आता है अब बहुत ही महत्वपूर्ण। बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सीधी सीधी अपने मुद्दे की बात करेंगे। अब बात आती है हमारी कि किसी भी सदिश की पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थित सदिश क्या है। स्थित सदिश की बात बताएं बच्चों, स्थित सदिश क्या है। देखो यहां पर जैसा कि हमने बताया कि हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति में ये सदिश पढ़ रहे हैं। तो त्रिविमीय ज्यामिति में क्या है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास यहां पर ये देखो, एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है और एक इसके लंबवत अक्ष ये है ना। तो अब लंबवत तो बना नहीं सकते, हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके ये ऐसा बना लिया। ये है इसके लंबवत, ऐसा नहीं है तो ये इसके लंबवत। तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। हम ये माने कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। ठीक है, जो इसके लंबवत है वो क्या है? ये एक्स अक्ष है। ठीक है, इधर ये वाई अक्ष लिख लिया, ये जेड अक्ष लिख लिया। तीनों अक्ष परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। अगर हम ये माने अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है और इस P के निर्देशांक हैं x, y, z। क्या है इस P के निर्देशांक? x, y, z है और ये हमारा है मूल बिंदु। हमसे पूछा जाए स्थित सदिश बताइए। क्या पूछा जाए? स्थित सदिश।
तो बच्चों अगर बिंदु P की स्थित सदिश आपसे पूछा जाए, ये P बिंदु है, स्थित सदिश पूछा जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसकी स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। इसकी स्थिति बताना है, इस अंतरिक्ष में इसकी क्या स्थिति है ये आपको बताना है। तो बच्चों यहां से मूल बिंदु से अगर इसको यहां ऐसे मिला दिया जाए तो इसकी स्थिति मूल बिंदु से हमेशा मापी जाएगी, है ना। तो मूल बिंदु से जो इसकी स्थिति होगी उसको हम यहां पर लिखेंगे ओपी। क्या लिखेंगे? ओपी। और ओपी बराबर बिल्कुल उसी वाले फॉर्मूले से जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा त्रिविमीय ज्यामिति में, कि जो दो बिंदु होते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति में दो बिंदु होते हैं, उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों ये तो आपका मूल बिंदु है, इसको ओरिजिन कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है क्या होते हैं? 0,0,0 होते हैं। अब यहां पर ओ बिंदु से पी बिंदु की पोजीशन अगर हमें ज्ञात करनी है तो वैसी दूरी वाले फॉर्मूले से आपको यहां पर इसकी पोजीशन ज्ञात हो जाएगी। कैसे? दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट, यहां से क्या करते हैं, एक्स निर्देशांक में से एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर करते हैं, प्लस वाई निर्देशांक में से वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर करते हैं, प्लस इसी प्रकार जेड निर्देशांक में से जेड निर्देशांक के अंतर का वर्ग करते हैं। और इस प्रकार इसकी पोजीशन हमें पता चल जाती है कि बिंदु ओ से बिंदु पी की पोजीशन है वो क्या है? वो पोजीशन है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। ये इसकी पोजीशन है। या इसी को हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम आर से डिनोट कर दें बच्चों, अगर इसको हम आर से डिनोट कर दें तो इसी को हम आर बराबर भी कह सकते हैं। आर बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी पोजीशन बिंदु पी की पोजीशन है। करेक्ट है। तो किसी भी बिंदु की अगर पोजीशन ज्ञात करनी है तो हमेशा आपको ओरिजिन से उसकी पोजीशन ज्ञात करनी है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन करवाएंगे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कतई परेशान नहीं होना है बच्चों। अब आगे आप बढ़ते हैं दिक कोसाइन, दिक कोज्याओं पर बढ़ते हैं। दिक कोज्याएं क्या होती हैं? किसी भी सदिश की तीन दिक कोज्याएं होती हैं। किसी भी सदिश की तीन दिक कोज्याएं होती हैं। दिक कोज्याएं कहें या दिक कोसाइन कहें, दोनों ही एक ही बात है। तो दिक कोसाइन या इसको इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन, है ना। डायरेक्शन कोसाइन तीन होते हैं। अगर कोई सदिश एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाए, वाई अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाए, जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाए तो उसकी दिक कोज्याएं कोण अल्फा बीटा गामा की कोसाइन जो होता है उसके बराबर होती है। मतलब एक्स अक्ष की जो दिक कोज्या होती है, हम ये कहें कि एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाएगी तो कोण पी की दिक कोज्या होगी उसको कॉस अल्फा कहते हैं। अगर वाई अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाती है तो उसकी दिक कोज्या कॉस बीटा होती है। और जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाती है तो इसकी दिक कोज्या कॉस गामा होती है। इसको क्रमशः एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। आइए चित्र से समझने की कोशिश करें दिक कोज्याएं क्या होती हैं, दिक कोसाइन क्या होता है। देखो दिक कोसाइन इसको कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन अब समझते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन क्या है। जैसे हमारे पास ये कोई तीन एक्सिस बना ले, यहां पर देखो ये मूल बिंदु हो गया। इधर यहां पर इसको एक्स अक्ष लिख लें, इसको यहां पर हम वाई अक्ष लिख लें और इसको यहां पर हम जेड अक्ष लिख लें। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में कोई बिंदु यहां पर मान लेते हैं P, जिसके निर्देशांक है एक्स, वाई, जेड। ठीक है, क्लियर बात है बच्चों। अब एक बात समझो, यहां पर अगर O को P से मिला दिया जाए तो ये OP जो है ये आपका बिंदु P का स्थित सदिश कहलाता है। OP है ना, बिंदु P का स्थित सदिश क्या कहलाता है? OP कहलाता है। इस OP के साथ एक्स अक्ष यदि अल्फा कोण बनाता है, ये एक्स अक्ष है, ये क्या है? अल्फा कोण बना रहा है। एक्स अक्ष के साथ OP अल्फा कोण बना रहा है। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के साथ में OP बीटा कोण बना रहा है। और ये जेड अक्ष जो है उसके साथ में OP गामा कोण बना रहा है। तो इसकी दिक कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ध्यान से समझना है बच्चों। यहां पर जैसा कि ये चित्र दिख रहा है
थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर बोर्ड पर हम 3D नहीं बना सकते, त्रिविमीय ज्यामिति वाला चित्र बोर्ड पर तो बन नहीं सकता भाई। एक्स अक्ष बन सकती है, वाई अक्ष बन सकती है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको खड़ा करना चाहें, इस अक्ष को इसको खड़ा करना चाहें तो इसको इस तरीके से हमें खड़ा करना पड़ेगा, है ना। दोनों अक्षों पर लंबवत तीसरा अक्ष होता है, तो यहाँ पर हम ये इसको हम यहाँ पर इस तरीके से हमने बनाया है ना। तो है वास्तव में रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये है कि इसको ऐसे होना चाहिए, इस एक्स अक्ष को कैसे होना चाहिए, इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये मानो कि ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष के साथ में ये ओपी के द्वारा बना कोण अल्फा है। थोड़ा ध्यान से करना है, क्या है ये अल्फा है। तो ये इसको अगर हम यहाँ पर अलग बना दें, मान लेते हैं ये पी बिंदु हमारा है जिसके निर्देशांक हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ये हमारा हो गया, ये हमारा ये हो गया ओ बिंदु, ये वाला बिंदु है ना, ओपी रेखा हमने ये खींच ली। अब इसके बाद में ये हमारा जो एक्स अक्ष है वो कुछ इस प्रकार से मान लें, इस पर परपेंडिकुलर है, जैसा कि हमने बताया कि ये लंबवत है। तो यहाँ पर और ये देखो इस तरीके से इसको इससे मिला लें, ठीक है। अब देखो अगर ये माने कि इधर देखो एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिंदु पी के निर्देशांक हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स अक्ष पर, यहां पर एक्स अक्ष पर एक्स दूरी चली गई है, वाई अक्ष पर वाई दूरी चली गई है, जेड अक्ष पर जेड दूरी चली गई है, तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्राप्त होंगी। तो यहां से देखो ये हमारा एक्स अक्ष है, यहां से यहां तक ये दूरी चली गई है एक्स, और ये ओ से पी तक इसको हम आर लिखते हैं, तो यहां से यहां तक इसको आर लिख लें। और ये कोण हमारा है यहाँ पर देखो कितना 90 डिग्री, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन 90 डिग्री होगा, है ना। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये लंबवत होता है तो 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। और यहां पर ये कोण बच्चों कितना है, अल्फा बन रहा है। ये ओपी एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना रही है, ये ओपी है, ये एक्स अक्ष है, इसके साथ में कितने का कोण बन रहा है, अल्फा का बन रहा है। तो यदि ये कोण अल्फा बन रहा है तो यहां पर ध्यान से समझो, अगर हम ये कहें कि ये आपका 90 डिग्री का कोण है तो 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें अगर हम आपसे कहें कि cos अल्फा का मान बताओ तो बच्चों आपको लिखना पड़ेगा x बटे r। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ध्यान से बताओ, आधार बटे कर्ण होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है बच्चों। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो cos अल्फा का मान x बटे r हो गया। और इसी को याद करो, हमने बताया कि इसको हम ओपी के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है तो ये एक्स अक्ष की जो दिक् कोज्या होगी, एक्स अक्ष के साथ ओपी ने अगर अल्फा कोण बनाया है तो ओपी की जो दिक् कोज्या होगी उसको हम cos अल्फा लिखते हैं, और इसी cos अल्फा को L से लिखा जाता है। एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ क्रमशः जो कोण बनेंगे अल्फा बीटा गामा, उनकी दिक् कोज्याओं को LMN से लिखते हैं। मतलब cos अल्फा को L से लिखते हैं, इसको यहां L से लिखते हैं, और इसी प्रकार रेखा OP की दिक् कोज्या अगर वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है तो आपको यहां लिखना है cos बीटा बराबर कितना लिखना है, वाई बटे आर लिखना है, और इसको हम M से लिखते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जेड एक्स की दिक् कोज्या को N से लिखते हैं, और ये लिखते हैं cos गामा बराबर क्या हो जाएगा, Z बटे आर हो जाएगा, ठीक है। यहां से बच्चों अगर इसको ऐसा करना चाहें कि इन दोनों अनुपातों को लेकर के x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा LR, और यहां से देखो यहां से y की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा M इंटू आर, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार z बराबर हो जाएगा यहां से N इंटू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार बिंदु P के जो स्थित जो बिंदु P होगा उसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। बिंदु P बराबर हो सकता है LR कोमा MR कोमा NR से प्रदर्शित हो जाता है। बिंदु P को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बिंदु P जिसके निर्देशांक x कोमा y कोमा z होते हैं उसको किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, P बिंदु के निर्देशांक LR कोमा MR कोमा NR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात और समझनी है कि जो दिग् कोज्याएं हैं उनकी जो समानुपाती संख्याएं होती हैं उनको दिग् अनुपात कहते हैं। ध्यान से समझना है, क्या बताया हमने, आपको बताया कि अगर दिग्
कोज्याएं L M N हैं तो उनकी समानुपाती संख्याएं जो होती हैं, मान लेते हैं कि वो A B C हैं। दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन कहें बच्चों, दोनों एक ही बातें हैं। दिक् कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं A, B, C हों तो दिक् कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं A, B, C हों तो इन्हें दिग् अनुपात कहते हैं। दिग् अनुपात कहते हैं। आपको ये याद रखना है, दिग् अनुपात क्या होता है? दिक् कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं दिग् अनुपात कहलाते हैं। बात याद रखनी है बच्चों। यहां से अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी आपको ये बताया गया कि भाई आर जो होता है ना, आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या कह सकते हैं यहाँ पर? एक्स को यहाँ पर एल आर कह सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहेंगे? एल आर, और इसका स्क्वायर लिख दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा। वाई को क्या लिखें? एम आर का स्क्वायर लिख दें। प्लस यहाँ पर जेड को क्या लिखें? एन आर, और यहाँ एन आर का भी इसको स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दें, आर बराबर इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर यहाँ क्या होगा? यहाँ का वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों में आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। दोनों पक्षों में अगर आर स्क्वायर का भाग कर दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो आपको ये रखना है याद कि दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव 1 होता है। किसी सदिश की दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल, एलएमएन क्या है? दिक् कोज्या है। तो दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। करेक्ट है। जबकि क्योंकि एल एम एन की जो समानुपाती संख्या है उनको दिग् अनुपात कहते हैं, जबकि याद रखिए ये अनिवार्य नहीं है कि उनकी जो समानुपाती संख्याएं हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका सबका वर्गों का योगफल 1 होना जरूरी नहीं है। ये 1 होना जरूरी नहीं है कि दिग् अनुपात की समानुपाती संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 होना अनिवार्य नहीं है, जबकि दिग् अनुपातों के वर्गों का योगफल दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव 1 होता है। आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से यहां से आपने ये 3 बातें सीखी। एक तो बात सीखी आपने कि किसी भी सदिश को एक दृष्ट रेखा के खंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो उसका परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है। इसके बाद आपने सीखा कि किसी सदिश की पोजीशन वेक्टर क्या होती है, स्थित सदिश क्या होती है। ओरिजिन से, मूल बिंदु से उस सदिश की क्या करते हैं? दूरी निकाल लेते हैं, तो उसकी क्या कहलाती है? स्थित सदिश कहलाती है। इसके बाद आपने सीखा कि दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन क्या होते हैं, दिग् अनुपात क्या होते हैं। इतनी बातें बच्चों आपने कंप्लीट कर ली। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या यहां से लग रही है तो हमें बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है तो बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।